हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जी के वर्ल्ड में। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसमें हमारा टॉपिक होगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। यह सीरीज आगामी 69th बीपीएससी प्री दरोगा और अन्य एग्जाम को देखते हुए चलाया जा रहा है। यह प्रत्येक दिन आएगा, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और इसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसे बड़ा कर लेते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में का मक्का के सऊदी अरब में है। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई थी। यानी हजरत मोहम्मद का मृत्यु कब हुआ था? 632 ईस्वी में। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, परंतु दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन कुछ विद्वान के अनुसार इस ज्येष्ठ पुत्र का नाम जो भरत था, उसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया? अरबों के द्वारा। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। अब मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व अबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम से पहले कौन आक्रमण किया था? अबैदुल्ला किया था। वह पराजित हुआ और मारा भी गया। इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। यानी मोहम्मद बिन कासिम को किसने भेजा था? हकीम अल हज्जाज या इराक का था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम 712 में सिंध पर आक्रमण किया था, उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगिन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी था। अल्पतगिन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। यानी गजनी को राजधानी किसने बनाया? अल्पतगिन ने। 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का शासक बना। 998 में महमूद गजनी का शासक बना। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। और भीमदेव का शासनकाल कब से कब तक था? 1022 से 1063 ईस्वी। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ। उस समय चंदेल का शासक विद्याधर था। जिस समय मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था चंदेलों पर, उस समय चंदेलों का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक विरोध किया। 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह
ने महमूद गजनबी को आमीन उद दौला आमीन उल मिल्लाह की उपाधि प्रदान की। महमूद गजनबी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उनका दरबारी इतिहासकार उत्वी था। उसने किताबुल उल आमनी अथवा तारीख ए आमनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत के उच्च कोटि का विद्वान अल-बिरूनी, तारीख ए सुबक्तगीन का लेखक बैहाकी, तारीख सुबक्तगीन का लेखक कौन है? बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेनपुल या पूर्वी पेपस की उपाधि दी है। फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुसी एवं उनसूरी विद्वान असजदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। ये सब सारे महमूद गजनी के दरबारी कवि थे। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। यह महमूद गजनबी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व का होमर की उपाधि दी जाती है। फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि से भी जाना जाता है। फरिश्ता ए तारीख या गुलशन ए इब्राहिम नामक पुस्तक लिखा। इसका पूरा नाम महमूद कासिम हिंदुस्सा था। फरिश्ता का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद कासिम हिंदुस्सा। इसकी किताब तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित था। जो फरिश्ता द्वारा पुस्तक लिखा गया था, तारीख ए फरिश्ता या बीजापुर के शासक इब्राहिम शाह को समर्पित किया गया था। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बिरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी था, जिसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्रदेश का रहने वाला था। अल-बिरूनी मात्र इतिहासकार नहीं था, उसने ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन में अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया, अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और ब्राह्मणिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत किया है। अल-बिरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की है। अल-बिरूनी ने तहकीक-ए-हिंद की किस भाषा में रचना की है? अरबी भाषा में। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? एडवर्ड साची। और हिंदी में किसने किया? रजनीकांत शर्मा द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए। चांदी का सिक्का किसने जारी किया था? महमूद गजनबी। संस्कृत मुद्रालेख के साथ महमूद गजनी द्वारा चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं का मुद्रालेख अंकित था। ऊपरी तरफ अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था, तो दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था, यानी देवनागरी लिपि में। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नरूपति मोहम्मद। मध्य एशिया के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। मध्य एशिया का शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ था। मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण
कब किया था? 1175 में मुल्तान पर। 1205 तक ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार और अथवा अपूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राजदूतिये और भीम द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी से मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान गोरी की मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। जब 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई तो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 से। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ है, जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। गोरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हुआ। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत को विजित भागों को सामान्य प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और उत्तरी बंगाल के विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य को गोरी के एक साधारण दास इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस-नहस कर राजधानी उदयपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। जिस समय बख्तियार खिलजी बंगाल पर आक्रमण किया था, उसमें वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। बिना युद्ध किए हुए वह भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भाग कर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियार-उद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियार-उद्दीन ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो भी है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी में, एमपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे आप ध्यान से देखिएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो गया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म मक्का सऊदी अरब में हुआ था और यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक
हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों के पवित्र तीर्थस्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का कहाँ है? तो ये कहाँ है? सऊदी अरब में। हिंद की जनता ने के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था अरबों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। ये IS 1995 में पूछा गया था प्री में। यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित भारत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, परंतु दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहला बार 712 में भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था, और मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और ये आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम को हाकिम अल हजमा ने 712 में आक्रमण करने के लिए भेजा था भारत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 में अबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हकीम अल हज्जाब ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 में हुआ था, अभी ऊपर देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, ये था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये अरब के थे। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 से 637 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय बंबई के निकट थाने पर हुआ था, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। खलीफा अल बाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय हिंद का शासक दाहिर था। इसने सिंध को 712 में और मुल्तान पर 713 को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम था, क्या था? अरबी था। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया, उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। जिस समय उस सिंध पर आक्रमण किया था, उसका उम्र मोहम्मद बिन कासिम का उम्र मात्र 17 वर्ष थी। चचनामा के अनुसार छठी और 7वीं शताब्दी में हिंदू देश की राजधानी क्या थी? इसका राजधानी थी अरोड़। चचनामा के अनुसार
6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास और अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। इसमें कौन गजनी वंश का संस्थापक था? ये था अल्पतगीन। अल्पतगीन गजनी वंश का संस्थापक था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी था। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। उस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी सी, यानी वह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसका उद्देश्य सिर्फ मात्र लूटपाट करना था, अस्थायी मुस्लिम शासन का स्थापना करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, परंतु आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? ये नहीं हुआ था विद्याधर। ऑप्शन नंबर बी। महमूद गजनवी ने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 में किया था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल से उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक विरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उसी दृष्टि से राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थस्थलों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। उन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये था उत्तवे। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उत्तवी था। उसने किताबुल आमनी अथवा तारीख ए आमनी नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार में से संबंधित था? शाहनामा का लेखक यहाँ फरिश्ता ना होकर शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। फिरदौसी, शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। यह क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे फरिश्ता नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, विद्वान था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार बी विकल्प होगा। अगर इसे वहाँ पे फिरदौसी करते हैं तब इसका विकल्प बी हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है। फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता गुलशन ए इब्राहिमी नामक पुस्तक किताब लिखा। इसका पूरा
नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। कुछ समय तक यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा था। बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उनका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीबा प्रदेश का रहने वाला था। महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों में था, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म और धर्मशास्त्र। इस सारे क्षेत्र में वो पारंगत था। इन्हीं रुचियों से उसे भारत का तत्कालीन धार्मिक संस्कृति स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया। उसने संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और ब्राह्महीर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत किया। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की। सर्वप्रथम एल्बर्ट साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया और इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, अल-बरूनी, अफीफ, इब्न बतूता। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर बी। अल-बरूनी भारत में आया था, तो यह आया था 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था, यानी ये आया था, अल-बरूनी उसके साथ आया था 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। सही नहीं है, तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ये सही नहीं है। वह ग्रंथ और उस समय जीवंत भारत के बारे में जीवंत भारत से प्रभावित था। उसके पुस्तक के द्वारा ही भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का जानकारी मिलती है। वह संस्कृत का भी उच्च कोटि का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का भी विशेषज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? राइट आंसर भीमदेव। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर 1026 में आक्रमण किया था। उस समय शासक भीमदेव प्रथम था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौटा और महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? राइट आंसर महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने एक मुद्रालेख चलाया था, जिसके एक तरफ कलमा खुदा हुआ था और दूसरी तरफ एक तरफ चांदी के सिक्के पर संस्कृत भाषा में अबक के मेकम मोहम्मद अवतार निरूपति मोहम्मद लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है।
संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के मोहम्मद गजनी ने जारी किए। मोहम्मद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग-अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी तरफ अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था, तो दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अवक्त मेकम मोहम्मद अवतार निरुपति मोहम्मद, और इसका वजन 3 ग्राम था, जिसे सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? राइट आंसर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मध्य एशिया के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 76 में मुल्तान और कच्छ पर आक्रमण किया, 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई। इसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई, जो बाद तक कायम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो पराजित किया था सबसे पहले भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को। 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। मूलराज द्वितीय भीम द्वितीय अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया, उसे परास्त किया। यह गौरी का भारत में पहली हार थी, पहली पराजय थी। ठीक है, देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? पराजित किया था चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? तो ये जयचंद, 1194 ईस्वी में। 1194 के चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजय किया? जयचंद को। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो यह है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। चंगेज खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए 1221 ईस्वी में भारत तक आक्रमण के लिए आ गया था और महमूद गजनवी 999 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी 1200
मोहम्मद गोरी ने 1175 में प्रथम बार आक्रमण किया था और 1205 ईस्वी तक यह बराबर साम्राज्य विस्तार के लिए भारत पर आक्रमण करता रहा। तैमूर 1398 में यह भारत पर आक्रमण किया था, 1398 में। तो देख लेते हैं 999 से 1027 तक, 2, फिर 3 1175, 1 1221, 4 1398, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई था और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको अख्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गोरी ने भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता प्रदान किया था। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हुई, जो 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का शासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया? राइट आंसर बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदयपुर पर कब्जा कर लिया। 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए वहां से भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी पर आक्रमण कर पूरी तरह से लूटपाट किया। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण लिया और वहीं तक कुछ समय तक शासन किया। इख्तियार-उद-दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियार-उद-दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ए, बख्तियार खिलजी था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा बिहार का विध्वंस किया बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया हुआ है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसमें दोनों सही है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दसपुर शिलालेख से मिलती है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी हमें दसपुर शिलालेख से मिलती है। इसके और पॉइंट देख लेते हैं। दसपुर मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। दसपुर को ही मंदसौर शिलालेख भी कहा जाता है। इस शिलालेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पटवाई श्रेणी, रेशमी सूत बनाने वालों की समिति तथा इंदौर लेख की तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है।
ये टॉपिक खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। कल फिर 7 बजे, शाम 7 बजे नया टॉपिक आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।